Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today I am uploading a video of chemical reactions and equations most important PYQs. जो बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा important PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो आज मैं अपलोड कर रही हूँ आपके लिए। और बच्चों इसके साथ साथ आप एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठेंगे, क्योंकि मैं जब इसको पढ़ाऊंगी आपको, देखिए आंसर्स मैंने सबके मेंशन किए हुए हैं, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर आपको आज तैयारी कराऊंगी तो साथ में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोलूंगी या एक्स्ट्रा बातें जो बोलूंगी, जो मतलब उनमें से बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में आता है। ऐसा तो नहीं है हर चीज यहाँ पे लिखूंगी तो बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगी। मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में डाल सकूं, लेकिन इनसे रिलेटेड जो भी और भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती हुई चलूंगी। एक कॉपी और एक पेंसिल आप साथ में रख के बैठेंगे या पेन नोट्स बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, सेकेंडली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो सारे ट्रिकी क्वेश्चंस डाले हैं, जो बहुत ट्रिकी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम में आएंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करें, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। इनमें से आ सकते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक की डेफिनेशन हो गई, एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो गए, ये होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो ये तो आप देखो तैयारी करेंगे ही करेंगे नोट्स में से। नोट्स आपने अपने बना रखे हैं तो भी ठीक है, मैंने वीडियो यहाँ पर शॉर्ट्स में नोट्स डाले हुए हैं, आप उसमें से भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड की हुई है इस चैप्टर की, उसमें से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ, थोड़ा सा डिले हो जाएगा वीडियो में, लेकिन ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पर आपको मिल जाए। एक्टिविटीज की एक वीडियो डाली हुई है, जितने भी इस चैप्टर में एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक वीडियो डाली हुई है, जिसमें सारी एक्टिविटीज से सारे जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या फिर एक्स्ट्रा भी मैंने डाले हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को कर जाते हैं, एक्टिविटीज वाली वीडियो को, तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में या कोई भी आपका पीरियोडिक होता है या मिड टर्म होता है, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे जो एक्टिविटी में से आएगा। ये मेरी गारंटी है, इसके लिए मैं आपसे बेट लगा सकती हूँ। ठीक है, कहते हैं ना कि दावा है क्या मैम, ऐसे के कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि अगर इसमें से नहीं आया, तो मेरी एक्टिविटीज वाली वीडियो में से मैं गारंटीड आपको बोल रही हूँ, जो भी एक्टिविटी से क्वेश्चन आएगा वो इस वीडियो में हर हाल में आपको मिलेगा। इस वीडियो को जरूर आपको वॉच करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एग्जामिनेशन में। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स किया जाता है, मतलब लेड नाइट्रेट का भी एक्वस सॉल्यूशन है। ये एक्वस वर्ड बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम में एक्वस नहीं लिखा है और पाउडर्ड फॉर्म लिखा है, क्योंकि बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन पाउडर्ड पोटेशियम आयोडाइड इज मिक्स्ड विद पाउडर्ड लेड नाइट्रेट, तो कोई रिएक्शन नहीं होती। पाउडर्ड वर्ड आ गया तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक्वस वर्ड आना ही आना है तो ही आपकी रिएक्शन पॉसिबल है। When aqueous solution of sodium iodide, potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separates out। ठीक है, तो ये आपकी दो तैयारी हो जाती है। एक तो आपकी ये हो गई कि मल्टीपल चॉइस में हम कैसे करके आएंगे इस तरीके से, ठीक है, और या फिर एक आपकी तैयारी क्या हो गई, अगर सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस में नहीं आया, तो आप इस इक्वेशन को अच्छी तरीके से याद करके चले जाएं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो वाले क्वेश्चंस, एमसीक्यू का बेसिक रूल क्या होता है, सबसे पहले उनको आप हटा दो जिनको आपको श्योरिटी है कि भाई ये तो होने ही होने नहीं है। पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, तीनों में के आई के आई के आई के आई है, कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल याद हुआ होना चाहिए, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो जहां PbNO3 का होल ट्वाइस नहीं है, इसका मतलब ये दो तो हमारे आंसर हैं ही नहीं, ये दो तो आंसर है ही नहीं। उसके बाद आप याद रखेंगे, ये तो मैंने आपको आंसर दिया, आपको एग्जाम में ये नहीं मिलेगा, आपको तो ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको लेड आयोडाइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेड आयोडाइड ये होता है, इसमें लेड आयोडाइड रॉन्ग दे रखा है, तो यानी कि ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, इसका मतलब आंसर जो बी वाला है वो आपका सॉल्यूशन हो गया, बी आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर मैंने साथ में आपको मेंशन कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज, जिससे कि आपको यहीं के यहीं याद हो जाए। पोटेशियम ये जो है क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस,
लेड नाइट्रेट होता है आपका व्हाइट कलर का, और ये जो सब्सटेंस आया इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। ये लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर का। आई होप कि आपको इसी टाइम याद आ गया होगा, मतलब याद कर लेंगे आप, क्योंकि एग्जाम में आपको कलर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या कलर होगा वो जो प्रेसिपिटेट सेपरेट आउट होगा, तो उसका कलर होगा येलो। या फिर पूछ लेंगे जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट सेपरेट आउट हुआ वो कौन सा है, तो येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट होता है बच्चों वो लेड आयोडाइड का होता है। इतनी बात समझ आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन रेडी हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो रेडी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है यहाँ पे असर्शन और रीजन का। द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको दी हुई है और किस चीज की है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। ये बच्चों यहाँ पे स्टीम गैस लिखा हुआ है ना, तो ये स्टीम की फॉर्म में है। फॉर्म ये इसलिए यहाँ पर गैस सॉलिड और ये वर्ड लिखे रहते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि जो H2O हमें दिया हुआ है वो लिक्विड फॉर्म में है या वो गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर स्टीम आपको दी हुई है, आयरन पे पास कराई गई है, तो क्या बना है बच्चों, यहाँ पर बना है आपका फेरस ऑक्साइड। क्या बना है, इसका नेम तो फेरोसो फेरिक ऑक्साइड होता है, बट आप अभी फेरस ऑक्साइड याद रखेंगे। आयरन 2 ऑक्साइड 3 ऑक्साइड, इस तरीके से आयरन ऑक्साइड के नाम से भी इसको याद कर सकते हैं। अब इन्होंने 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हम रीजन देख लेते हैं। देखो असर्शन तो ठीक है, बिल्कुल असर्शन तो ठीक है कि जब स्टीम पास होती है आयरन पर तो ये ही बनता है, तो असर्शन तो आपका हो गया बिल्कुल करेक्ट। असर्शन तो आपका बिल्कुल हो गया करेक्ट। अब देखते हैं रीजन। रीजन जो इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर केमिकल इक्वेशंस। वो कह रहे हैं कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन होती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसमें लगता ही लगता है। ये बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, जितना मास इधर है उतना ही मास इधर होगा, या फिर जितने एटम्स इधर हैं उतने ही एटम्स इधर होंगे। आप एग्जाम में देखेंगे Fe 3 है तो ठीक है, यहाँ भी Fe 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 4 1 4, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए 4। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, 4 2 8, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 8 है। इसका मतलब रीजन भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए वाला पार्ट होगा, ए एंड आर बोथ ट्रू है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, कि भाई हाँ यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लग रहा है मास का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। तो इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है और ऑल्सो गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी आपको देना है। तो बच्चों देखो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम याद रख लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसका नाम याद रख लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं, अभी के अभी याद कर लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं। जब इसकी वाटर से रिएक्शन हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है बच्चों स्लेक्ड लाइम। क्या नाम होता है, स्लेक्ड लाइम भी इसका नाम होता है। तो अब ये किस टाइप की रिएक्शन है, देखो बैलेंस्ड केमिकल तो ये हो गई, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल तो ये हो गई, लेकिन ये किस टाइप की रिएक्शन है ये आपको बताना है। दो चीजें कंबाइन हो रही हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दो चीजें कंबाइन हो रही हैं और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो चीजें मिलती हैं या दो से ज्यादा मिले बट सिंगल प्रोडक्ट बने, ठीक है, हीट को नहीं हम मानेंगे, हीट तो गैसियस फॉर्म में निकल गई, आपकी हीट की फॉर्म में निकल गई, प्रोडक्ट जो आपके हाथ में आया वो सिंगल प्रोडक्ट आया, तो ऐसे में होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेंशन विद रीजन the color changes observed when silver chloride is exposed to sunlight। very important question, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस किस नाम से आता है ये अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप इसको देख लें। सिल्वर क्लोराइड जो बच्चों होता है वो होता है व्हाइट कलर का, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। जब इसके ऊपर सनलाइट फॉल होती है तो क्लोरीन इसमें से उड़ जाता है, आसपास क्लोरीन की स्मेल हो जाती है, क्लोरीन उड़ जाता है और ग्रे कलर का सिल्वर बच जाता है। ये रहा ग्रे कलर का सिल्वर। साथ में पिक इसलिए लगा दिए कि आपके माइंड पे ऐसे एकदम छप जाए कि ग्रे कलर का सिल्वर, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड हो गया और ग्रे कलर का सिल्वर बच जाता है, क्लोरीन की स्मेल आसपास महसूस हो जाएगी। दूसरा जो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आता है बच्चों डीकम्पोजिशन दिखाइए, क्योंकि देखो यहाँ सिल्वर क्लोराइड को क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज टूट रही है और बाकी प्रोडक्ट्स में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में बन रही है, उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। फिर से बता देती हूँ, कोई एक चीज है
और वो हीट से, लाइट से या इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, किसी भी चीज से टूट रही है, डिकम्पोज का मतलब टूट रही है, तो वो क्या बना, और दो से ज्यादा अधिक प्रोडक्ट बना रही है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स वो बना रही है, तो डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, सनलाइट की या लाइट की मदद से एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाइए, या फिर वो कह देते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल दिखाइए। फोटोलाइटिक का फोटो वर्ड ही सनलाइट से मतलब होता है, सनलाइट के पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटोन। तो जब भी वर्ड आए कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बताइए, या फिर सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा तो बताइए क्या होगा, तो हर बार आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। मैंने हर तरीका बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से भी आ सकता है, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में एक डिकम्पोजिशन दिखाइए, वो भी आ सकता है, या फिर सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में रखा गया तो क्या होगा, वो ऑब्जर्वेशन बताइए। आ गई बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा बच्चों कॉपर पाउडर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, अभी भी आपके टेस्ट में एक ना एक क्वेश्चन इसमें लगेगा जरूर, एक से ज्यादा ही लगेंगे, ये गारंटीड है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे इसमें से। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर पाउडर जो होता है बच्चों वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इस तरीके का कलर आप समझ लीजिए। जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाता है तो ध्यान रखना उसका कलर चेंज हो जाता है, वो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसी चीज में ऑक्सीजन का लगना हम बोल देते हैं उसमें ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर यहाँ अकेला था, उसमें ऑक्सीजन लग गया तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। ध्यान रखना कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। और कॉपर का ऑक्सीडेशन होने के बाद जो कॉपर ऑक्साइड बना वो ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो लर्न इट, अभी के अभी लर्न करिए, वीडियो पॉज करिए, एक बार इसको 2 या 3 सेकंड का टाइम दीजिए कि हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ जाता है, असर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। असर्शन ए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन बच्चों दी हुई है ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, ZnO अंडरगोज रिडक्शन। अब असर्शन इन्होंने क्या बोला है, ये कह रहे हैं कि ZnO का रिडक्शन हुआ है। अब ZnO का रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है उसे समझने के लिए आप समझ लीजिए, जिस चीज में से ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस चीज में से ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट हो जाए या हाइड्रोजन लग जाए या उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ भाई ऑक्सीडेशन, हाँ भाई रिडक्शन हो रहा है। हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो देखो यहाँ ZnO के पास ऑक्सीजन थी, अब इसके पास से ऑक्सीजन हट गई है और ये अकेला बच गया, क्या बच गया, Zn। तो यहाँ पर ZnO का रिडक्शन हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है कि हाँ भाई ZnO का रिडक्शन हो रहा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं मैम रिडक्शन हो गया तो Zn का रिडक्शन हो गया, नहीं, Zn तो रिडक्शन होने के बाद बना है, एक्चुअल में तो रिडक्शन ZnO का हुआ है, ZnO में से ही तो ऑक्सीजन हटी है, तो किसका रिडक्शन हुआ है, ZnO का। और यहाँ पर क्या बन के निकला है, Zn। आपको बोले ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बस यही दो आपके आंसर आएंगे, इसमें से कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। ये 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है। तो ये तो गारंटीड है कि केवल यही दो आंसर होते हैं, यही दो आंसर होते हैं, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने रीजन बोला है, इन्होंने बोला है कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZnO टू Zn। वो कह रहे हैं भाई ZnO का रिडक्शन तो हुआ है पर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कार्बन है। ये बात सही है, जो रिडक्शन करने में मदद करता है, यानी कि जो ऑक्सीजन को खींचने में मदद करता है। जैसे इक्वेशन क्या है, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को खींच के अपने पास लगा लिया, तो कार्बन का खुद का तो ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि इसके पास जाके ऑक्सीजन लग गया, तो कार्बन का खुद का तो ऑक्सीडेशन हो गया, बट ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक ऐसा एजेंट है जिसने ZnO को रिड्यूस किया है, ठीक है। जो ऑक्सीजन खींच लेता है ना बच्चों, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और बेचारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन आके लग जाती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है।
इस बात को फिर से समझ लेते हैं। जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा, ये समझ लीजिए उसने ऑक्सीजन खींची है किसी की, और अगर ऑक्सीजन को खींच लिया है तो उस दूसरे बंदे को रिड्यूस कर दिया है। इस बात को याद कर लेना है। तो ये दोनों बात ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अगर इतनी भी बात समझ में नहीं आई तो ये ध्यान कर लेना, जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रटना है, बिल्कुल याद कर लेना है। आपका आप कहोगे कि मैम आप रटने की बात क्यों कर रही हैं? देखिए कई बार चीजें होती है जो हमें याद करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ समझ लोगे और आप वहां पे एग्जाम में करके आओगे। बहुत सारी चीजें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है वो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों होता है? देखो इसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, ये बात सच हो गई, इसका रिडक्शन हुआ है, इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है, तो मतलब ये कैसा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आ जाएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ये चिप्स वगैरह होते हैं या ऑयली फूड होते हैं, उनको कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए, इस मौसम में, जैसे ये मौसम चल रहा है, इसमें कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो इनका क्या हो जाता है? इनमें कैसी, मतलब क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हैं? तो उनका जो है बच्चों अनप्लेजेंट स्मेल डेवलप हो जाती है, उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है, स्टेल हो जाते हैं, मतलब कि सड़ जाते हैं। ठीक है, खराब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। क्या कंडीशन बोलते हैं बच्चों? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी। ठीक है, स्पेलिंग इसको सही कर लेंगे, इसको मैं सही कर देती हूँ स्पेलिंग को, रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी होता है ऑयली फूड का ऑक्सीडेशन होना। मतलब ऑयली फूड जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, उनकी अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है और वो स्टेल हो जाते हैं, उनका टेस्ट जो है वो बैड हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एग्जाम के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको इसी लैंग्वेज को लिख के आना है। एग्जामिनर को आपकी बात जो है समझ में आनी चाहिए, कि अगर उसको आप बात को अच्छी तरीके से समझा के आ रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, कि भाई जब हम उसको बाहर रखेंगे उसमें गंदी स्मेल हो जाएगी, गंदा टेस्ट हो जाएगा, उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या वो फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके खराब हो जाएगा, ऐसी कुछ बातें लिख के आ जाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है। और कहीं कहीं आपको, वैसे तो आपको इंग्लिश में पेपर देना है, लेकिन कहीं कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं अपनी बात को इंग्लिश में नहीं समझा पा रहा हूँ, तो उसको बात को थोड़ा सा मिक्सअप करके हिंदी में समझा के जरूर आइएगा। क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है किसी भी हाल में। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स चेंज व्हेन लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू प्रोसेस कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का ये प्रोसेस होता है, और इसमें जो है दिस ऑकर व्हेन एयर इंटरेक्ट्स विद द सब्सटेंस। ये कब होता है? जब एयर या ऑक्सीजन जो है वो उस सब्सटेंस से इंटरेक्ट करती है, या उससे टच होती है, या उससे कंबाइन करती है, और उसका स्मेल और टेस्ट में इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बात को अपनी लैंग्वेज आप इजीली समझा के आ सकते हैं। इसके साथ में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताने वाली हूँ। इससे रिलेटेड जो मैं एक क्वेश्चन आपको बताने चाह रही हूँ बेटा, वो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कि जो चिप्स पैकेट्स हैं या कोई इस तरीके के जो खाने वाले पैकेट्स होते हैं, वो कौन सी गैस से फिल्ड होते हैं? ध्यान रखना, तो वो नाइट्रोजन गैस से फिल्ड होते हैं। ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी गैस उनमें फिल्ड होती है? उनमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है। अब नाइट्रोजन गैस ही क्यों फिल्ड होती है? तो ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन गैस जो है इनके साथ अनरिएक्टिव होती है, मतलब रिएक्शन नहीं करती है ऑयली फूड के साथ नाइट्रोजन, और क्या करती है? एक शील्ड का काम करती है। शील्ड होती है बीच में बैरियर का काम, एक शील्ड का काम करती है कि ऑक्सीजन को या एयर को चिप्स के पैकेट तक पहुंचने, मतलब अंदर चिप्स तक पहुंचने नहीं देती है। तो इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस इज filled in the chips packet because it becomes a shield between oxygen and the chips inside the packet and prevents rancidity, और रेंसिडिटी को रोकती है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को वहां पर आंसर को बना के आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबरिंग बेटा वहां पे जहां से भी मैंने कॉपी पेस्ट वगैरह किए हैं क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैंने अलग अलग जगह से ये निकाले क्वेश्चन, बहुत अलग अलग जगह से निकाले हैं,
बहुत सारे सैंपल पेपर्स में से निकाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में से अलग अलग में से कोई 2024 का लिया है, 22 का लिया है, 23 का लिया है, तो क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज है, क्वेश्चन के ऑर्डर पे आप मत जाइए। फाइन, और चलते हैं क्वेश्चन। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, छोटा सा एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, और मैंने इसको दो तरीके से आपको दिखाया है कि किस तरीके से ये आता है क्वेश्चन। When magnesium ribbon is burned in air, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि मैग्नीशियम रिबन का कंबस्टन होता है, तो एन ऐश ऑफ व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस, राख जो है एक व्हाइट कलर की राख प्रोड्यूस होती है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इसके लिए केमिकल इक्वेशन आप लिखिए, और जो भी ऐश प्रोड्यूस हुई, जो बाद में जो यहाँ पर ये ऐश प्रोड्यूस बचा कुचा मटेरियल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, वो उसके बारे में बताइए कि वो किस चीज का है। स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन तो बहुत इजी है, जो दो चीजें कंबाइन हो रही हैं और एक चीज बन रही है, तो ये कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कंबस्टन भी कह सकते हैं क्योंकि मैग्नीशियम का कंबस्टन हो रहा है, बट प्रॉपर कॉम्बिनेशन कहेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में, आपकी बुक में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, एक तो इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है बच्चों, ठीक है, यहाँ से व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है, ब्लूइश ऊपर जाके हो जाती है, बट आपको व्हाइट डेजलिंग फ्लेम लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, दूसरी बात, जो ऐश प्रोड्यूस होती है वो भी व्हाइट कलर की होती है, ये मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया कि जो ऐश प्रोड्यूस होती है वो भी व्हाइट कलर की होती है, और ये ऐश जो है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सारी बातें आपको पता चल गई। अब दूसरी तरीके से इसका क्वेश्चन कैसे आ जाता है, अ शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, जैसे ही ये वर्ड आ जाता है आप समझ लेना मैग्नीशियम की बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को हम कहते हैं कोई ना कोई ट्रिक वो जरूर देते हैं जिससे आप क्वेश्चन को पहचान सको। एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, ठीक है, व्हाइट पाउडर एन में बदल जाता है। अब इन्होंने कहा एम और एन को आइडेंटिफाई करिए, तो एम तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न हुआ है, और एन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकल रही है, और ये कौन से कलर का है, व्हाइट पाउडर है ये। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, while electrolyzing water before passing the current some drop of acid are added by, जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, अभी आगे भी क्वेश्चन है, वहां मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस की पूरी इक्वेशन, पूरी आपको डायग्राम बना के दिखा रखा है, वही मैं आपको पूरा आगे क्वेश्चन समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल इन क्वेश्चंस को आंसर दे देते हैं। प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में जब ये क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगी। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जब वाटर में से करंट पास कराया जाता है, उससे पहले उसमें कुछ ड्रॉप्स डालते हैं एसिड की। तो वो क्यों डालते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, एसिड होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी ये बात आएगी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ भी आएगा और एसिड डाला जाएगा, तो आप हमेशा लिखोगे बिकॉज एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी एड एसिड टू वाटर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, कि हम जो है पानी में एसिड को इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि पानी भी एक गुड कंडक्टर बन जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बहुत सारा वाटर जिसमें बहुत कम मिनरल्स हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, प्योर वाटर। तो उसमें एसिड डाल दिया जाता है जिससे कि उसमें कोई सा भी एसिड डाल सकते हैं, H2SO4 के ड्रॉप्स डाल सकते हैं, HCl के ड्रॉप्स डाल सकते हैं, तो वो क्या करता है, वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, वाटर को गुड कंडक्टर बना देता है। देखो इम्प्योर वाटर तो ऑलरेडी गुड कंडक्टर होता है, बट इस प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर चाहिए कि भाई कंडक्टिव बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए, तो उसके लिए एसिड डाल देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, एसिड इज एडेड टू वाटर बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अब कंडक्टिविटी बढ़ाने से आपको तो एग्जाम में इतना भी लिख के आओगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अगर उन्होंने कहा इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो, ज्यादा मार्क्स का कहीं आ रहा है, तो आप आगे थोड़ा सा बढ़ा के आओगे, दिस अलाउ द करंट टू पास थ्रू द सॉल्यूशन इजीली। सबको पता है अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो करंट इजीली पास हो जाएगा। अब अगर वो प्रोसेस में पूछेगी क्या क्या हुआ, देखो आगे क्वेश्चन है, नेम द गैस लिबरेटेड एट द कैथोड एंड एनोड। कैथोड देखो इलेक्ट्रिक, चलो मैं थोड़ा सा समझा ही देती हूँ। यहाँ पर ना दो रोड लगाई जाती है, एक कैथोड लगाई जाती है
कैथोड और एक लगाई जाती है बच्चों एनोड। अब ये कैथोड एनोड क्या है? कैथोड नेगेटिव वाली को बोलते हैं और एनोड पॉजिटिव को। अब आप बोलोगे कि मैम हमें क्या पता ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ना एक बैटरी लगाई जाती है या सेल, तो जो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से लगी हुई हो पॉजिटिव वाली, वो तो क्या हो गई एनोड, जो उसके नेगेटिव टर्मिनल से लगी हो गई वो हो गई कैथोड। ऐसे समझ में आ गई? जो इससे अटैच होगी बैटरी से, यहाँ और यहाँ अटैच होती है, तो एक हो गई कैथोड, एक हो गई एनोड। अब जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो एक रोड पर जाती है हाइड्रोजन और एक रोड पर जाती है ऑक्सीजन। अब आप पूछोगे मैम हाइड्रोजन किस पे जाती है और ऑक्सीजन? इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ, बच्चों को एग्जाम में याद नहीं होता है, मैं अच्छे से बता देती हूँ। कैथोड को आप ध्यान रखेंगे, केमिस्ट्री में कैथोड माइनस होता है, फिजिक्स में कैथोड पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव के पास चीजें जाती है बच्चों पॉजिटिव वाली, नेगेटिव के पास पॉजिटिव भागने की कोशिश करता है और पॉजिटिव के बाद पास नेगेटिव भागने की कोशिश करता है। तो जो नेगेटिव है हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन तो जाता है कैथोड के पास क्योंकि कैथोड है नेगेटिव और हाइड्रोजन है पॉजिटिव, और ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, तो वो किसके पॉजिटिव एनोड के पास भागता है। इसको याद कर लेना है, हाइड्रोजन जाएगा कैथोड के पास क्योंकि हाइड्रोजन है प्लस का और कैथोड है माइनस की, ऑक्सीजन जाएगी एनोड के पास क्योंकि ऑक्सीजन है माइनस की और एनोड है प्लस का। तो ये पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो इस बारे में आप सबको देख लीजिए। इन्होंने ये पूछा कैथोड पे कौन सी गैस जाएगी और एनोड पे कौन सी जाएगी, तो अभी बात करिए। कैथोड होता है नेगेटिव, तो उस पे जाएगी हाइड्रोजन, और एनोड होता है पॉजिटिव, तो उस पे जाएगी ऑक्सीजन यानी कि नेगेटिव वाली। ठीक है, और व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, ये थोड़े से रिएक्शन भी आपको बता दिए। ठीक है, रिएक्शन भी आपको बता दिए। हाँ, इसमें एक बात को आपको बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन जो आपका है, ये यहाँ पर ये जो है बच्चों ये थोड़ा गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड नहीं आएगा, कैथोड। कैथोड पर जो गैस कलेक्ट हो गई यानी कि हाइड्रोजन जो है वो ट्वाइस होती है द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड पर ऑक्सीजन। मतलब इस पूरी बात का कहने का मतलब है हाइड्रोजन जो होती है बच्चों और जो ऑक्सीजन होती है उसका जो रेशो होता है, मतलब कौन सी गैस कितनी कलेक्ट हुई, वो 2:1 होता है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल कलेक्ट होती है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल कलेक्ट होती है। जब यहाँ पर होता है ना, आपको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन कलेक्ट हुई, यहाँ पर ऑक्सीजन कलेक्ट हुई, तो ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन डबल होती है और ऑक्सीजन कम होती है, आधी होती है हाइड्रोजन से। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी गैस ट्वाइस होती है, तो हाइड्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन से ट्वाइस होती है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, ट्वाइस होती है। याद रखेंगे हाइड्रोजन कैथोड पर है, यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है, बिल्कुल याद कर लेंगे। और रेशो क्या होता है गैस कलेक्शन का, वो 2:1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो 2:1 का होगा, हाइड्रोजन डबल होगी ऑक्सीजन से। ये बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से, इस वाली एक्टिविटी को दोबारा वीडियो को रिवाइंड करिए, पीछे जाइए एक बार फिर से पढ़िए इसको। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इसको आप याद कर लेंगे। ये सिल्वर वाला क्वेश्चन है जो अभी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कर लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, जिसमें दो कंपाउंड्स में जो आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की जगह आके लग जाते हैं, तो और उसमें क्या बनता है, नए जो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, टू न्यू कंपाउंड्स बनेंगे। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान रखेंगे, बहुत बच्चे कहते हैं मैम एल गया और बी आया तो ये फॉर्मूले कैसे चेंज हो गए। देखिए बच्चों, फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए या फिर आपको रटने पड़ेंगे। फॉर्मूले बनाने के लिए वीडियो डाली हुई है, बहुत इजी स्टेप्स में फॉर्मूले बनाने सिखा रखे हैं, तो मैं आपको फॉर्मूले अभी यहाँ पर नहीं सिखाऊंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि बी ए यहाँ पे लगा दोगे तो Ba2 और SO4 3 हो जाएगा, नहीं, सबका अपना अलग फॉर्मूला होता है। Ba2 SO4 3 नहीं होगा, बेरियम का सल्फेट के साथ अलग फॉर्मूला होता है, एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ अलग फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला बनाना आपको वीडियो से देखना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, हाउ टू मेक केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, बट ये डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि आयंस एक्सचेंज हुआ है, बेरियम की जगह एल्यूमिनियम लग गया और एल्यूमिनियम की जगह बेरियम लग गया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन पूछा है, राइट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो
और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो। अब न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए बच्चों। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कौन सी होती है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, कोई सॉल्ट और वाटर बनता है, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड बेस का इफेक्ट खत्म कर देता है और बेस एसिड का इफेक्ट खत्म कर देता है। कॉपी में से अपनी में से अच्छे से याद कर लेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। अब एक एग्जांपल जो न्यूट्रलाइजेशन का भी है और क्या कहते हैं आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का भी है, वो आपको ये याद कर लेना है एग्जाम के लिए। Na, ठीक है, NaOH और H2SO4, या फिर आप NaOH के साथ HCl भी लगा सकते हैं, NaOH के साथ HCl भी लगा सकते हैं, तो आपका NaCl और क्या कहते हैं H2O बन गया। कोई सी भी रिएक्शन करिए, दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और दोनों न्यूट्रलाइजेशन भी है। इसके लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि जो हमारा खाने वाला नमक बनता है, कॉमन सॉल्ट इसको हम बोलते हैं, इस बात को अभी नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। जो खाने वाला नमक होता है यानी कि कॉमन सॉल्ट जो होता है, उसके लिए जो एसिड और बेस होते हैं, ये एमसीक्यू में आ जाएगा बच्चों। वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक वीक होते हैं दोनों, या एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक होता है, या ये वीक और ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको ध्यान रखना एग्जाम में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग ही बेस मिलेगा तो न्यूट्रल आपका कॉमन सॉल्ट बनेगा। दोनों को ये आता है ऑप्शन में, बहुत कंफ्यूज करने के लिए वो देते हैं, तो आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर ही हमारा खाने वाला नमक बनता है कॉमन सॉल्ट। कोई सी भी इक्वेशन आपको याद कर लेनी है। एक एग्जाम्पल देना है जो डबल डिस्प्लेसमेंट का भी है और प्रेसिपिटेशन का भी है। तो आपने इतनी सारी इक्वेशंस याद कर रखी है, कोई सी भी एक इक्वेशन लिख लीजिए, जो हमने स्टार्टिंग में की थी वो ही याद कर लीजिए। भाई ये क्या हो गया, एक्वस लेड नाइट्रेट हो गया, और यहाँ पर ये पोटेशियम आयोडाइड हो गया, यहाँ लेड आयोडाइड हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। तो आयंस भी एक्सचेंज हो रहे हैं, देखिए आयंस भी एक्सचेंज हो रहे हैं, और क्या कहते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। तो दोनों टाइप की रिएक्शन हो गई एक ही, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गई और प्रेसिपिटेशन भी। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसा मत समझिए कि बस मैम हम समझ लेंगे। जो बच्चे समझने वाले हैं उनको कंपाउंड्स बनाने भी आते हैं। आपको कंपाउंड अगर नहीं बनाने आते हैं तो आपको रटना ही पड़ेगा, लर्न ही करने पड़ेंगे, और लर्न करने में इतना मुश्किल नहीं है, कुछ 10-12 इक्वेशंस है जो आपको याद कर लेनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। एक कंपाउंड ए है जो सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर में सीमेंट के में यूज होता है, और इसके बारे में सारे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट इवॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म्स कंपाउंड बी। वो क्या कह रहे हैं, एक जो कंपाउंड है जो सीमेंट में यूज होता है बच्चों, को ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको क्विकलाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विकलाइम भी बोलते हैं। जब उसको पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेटलाइम। क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, इसकी इक्वेशन भी हो चुकी है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है? जिनमें से हीट निकलती है, रिलीज होती है। ठीक है, इसमें से इवॉल्व लिख सकते हैं, इवॉल्व, हीट इवॉल्व होती है या रिलीज होती है, या एक्सो, एग्जिट से समझ लीजिए, एक्सो का मतलब एग्जिट, हीट निकल रही है, ये होती है एक्सोथर्मिक। तो ध्यान रखना, ये जो क्विकलाइम या सीओ की मैं बात कर रही हूँ, ये बच्चों चूना होता है। ठीक है, चूना होता है, जो पहले व्हाइट वॉशिंग होती थी, व्हाइट वॉशिंग के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाइट वॉशिंग, पहले जमाने में जो व्हाइट वॉशिंग होती थी उसमें ये क्विकलाइम यूज होता था, चूना। इसको जैसे ही पानी में मिलाते थे तो फिज की साउंड आती थी इस तरीके से, और ये जो कंटेनर है ना और पानी, ये सारा वार्म हो जाता था, गर्म। तो इसलिए क्योंकि हीट निकलती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्लस में हीट लगा के आएंगे कि हीट रिलीज होगी, और ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिन रिएक्शंस में हीट अब्सॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होती है। वो क्या होती है? एंडोथर्मिक। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, आप ध्यान रख लेंगे। एंडोथर्मिक के लिए आप कौन सी इक्वेशंस, या तो जो डिकम्पोजिशन वाली होती है जिनमें आपको हीट देना पड़ता है, आगे आगे मैंने एक मेंशन की हुई है, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन बच्चों जब होता है उसको हीट देते हैं, तो जहां हीट देने की जरूरत पड़ रही है वो एंडोथर्मिक होती है।
और एक आपकी एंडोथर्मिक और भी है फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस कब हो रहा है? क्योंकि जब उसको सनलाइट मिल रही है, जब वो सनलाइट को यानी कि हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब अब्जॉर्ब करता है या हमें हीट देनी पड़ती है तब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट निकलती है तब हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये फोटोसिंथेसिस की मैं दे नहीं पाई हूँ, स्किप हो गई है। ठीक है, तो आप फोटोसिंथेसिस को याद रख लेंगे, एंडोथर्मिक होती है, और इसकी पूरी इक्वेशन वगैरह अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। यहाँ आपको एंडोथर्मिक की डेफिनेशन बता दी गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन। सबके लिए एक एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है। चेंज इन कलर के लिए आप कोई सी भी कर लीजिए। फेरस सल्फेट, वो फेरस जो है यानी कि आयरन, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में जब डाला जाएगा तो FeSO4 बन जाएगा ग्रीन कलर का और कॉपर निकल जाएगा। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, वो ये आता है, एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट लिया ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का लिया बच्चों? ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट। और इसमें रेड एक थोड़ी सी कॉपर की वो डाली, कोई भी आयरन नेल डाल दी, फेरस की। ठीक है, फेरस की आयरन नेल डाली। फेरस जो होता है बच्चों आयरन, तो इसमें आयरन की एक कील डाल दी। वो कहते हैं थोड़ी देर के बाद बताइए क्या होगा चेंज। तो थोड़ी देर के बाद मैं चेंज आपको बता देती हूँ। ये जो कलर है बच्चों, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, वो धीरे 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 ग्रीन चेंज होना शुरू हो जाता है। कैसा चेंज हो जाना शुरू होता है? ग्रीन कलर का। और बन क्या जाता है? फेरस सल्फेट। और बन क्या जाता है? फेरस सल्फेट। अब क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि ये जो कील रखी हुई है, आयरन की नेल रखी हुई है, इस पे जो है कुछ, इस नेल पे कुछ यहाँ पे रेडिश ब्राउन चिपक जाता है। वो रेडिश ब्राउन क्या चिपक जाता है? ध्यान रखना, वो जो कॉपर सेपरेट हुआ है यहाँ पर, वो जो कॉपर सेपरेट हुआ है वो इस कील पर आकर डिपॉजिट हो जाता है। अब क्या क्या बात आपको याद रखनी है? एक तो कलर चेंज ध्यान रखना है, ब्लू से क्या चेंज हो जाएगा बच्चों? ब्लू से चेंज हो जाएगा ग्रीन, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा? ग्रीन। FeSO4 बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। और जो आयरन की नेल है बच्चों, आयरन की नेल है, उसको हम किसी भी कलर से मैंने लिख दिया, उस पे रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। वो कह रहे हैं टेम्परेचर में चेंज होने के लिए एक इक्वेशन बताइए। तो या तो आप ये लिख सकते हो, या जो आपने अभी याद करी है कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट निकली। और क्या निकली? हीट। आप वो रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है, कि हीट निकली, उसको भी आप याद कर सकते हो। वो भी चेंज इन टेम्परेचर की है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये तो अब तक आपको याद ही हो गई होगी। प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन तो अब तक आपको रट गई होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रही है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोलिसिस की जो मैं बात कर रही थी बच्चों, ये आप इसको मैंने अच्छी तरीके से आपको ऑलरेडी वहां पे समझा दिया है। इसको आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। बहुत अच्छे से सारा कुछ आपको बता दिया है। कैथोड पर, कैथोड खुद माइनस होती है, इस पर हाइड्रोजन जाएगा। एनोड प्लस होती है, इस पर ऑक्सीजन जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से क्या होती है बच्चों? डबल होती है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल होती है। रेशो 2:1 का होगा। किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 का होगा। इक्वेशन दे दी है, एसिड क्यों डाला जाता है, सब कुछ आपको बता दिया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन बताइए, आपको याद कर लेनी है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट आर डिकम्पोजिशन। आप ये कह रहे हैं, अच्छा आप हमें ये समझाइए कि जो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, या फिर सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा या सिल्वर ब्रोमाइड आ जाएगा, कि जब उसको सनलाइट में हमने रखा तो आप कैसे कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन हो रहा है? तो देखो बच्चों, डिकम्पोजिशन में कोई एक चीज जो है ब्रेक होती है अनदर टू और टू से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो देखिए, इसकी जो ये बात कर रहे हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि वो टूट जाती है सिल्वर में और ब्रोमीन में। किसमें टूट जाती है? सिल्वर और ब्रोमीन में। अब कोई एक चीज सिल्वर ब्रोमाइड है और वो टूट रही है सिल्वर में और ब्रोमीन में, तो मोर देन टू प्रोडक्ट्स या टू प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रही है, देयरफॉर इट इज डिकम्पोजिशन। अपनी लैंग्वेज में लिख के आइएगा कि हेयर सिल्वर ब्रोमाइड इज
getting decomposed या getting broken down into two substances. Similarly, electrolysis of water में water is decomposed into water and into hydrogen and oxygen. ये ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहा है या डिकम्पोज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाएगा एनर्जी सोर्सेज या एनर्जी लेवल बताएंगे। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, और यहाँ पे सनलाइट मिल रही है, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आर ऑपोजिट रिएक्शन टू ईच अदर। ये कह रहे हैं कि एक हम आपको कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कोई भी किसी भी दो रिएक्शन से, आप वो रिएक्शन को याद कर लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है बच्चों और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कह रहे हैं कि हमें ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब आप ये समझाओ कि ये एक दूसरे से ऑपोजिट है, आप ये समझाओ एक दूसरे से ऑपोजिट है, क्लियरली ऑपोजिट है। यहाँ पर तो सिंगल चीज ब्रेक हो रही है दो में, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है बच्चों, डिकम्पोजिशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। यहाँ पर दो चीज मिल रही हैं और सिंगल बन रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। देयरफॉर दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इस बात को आप अपने अकॉर्डिंग आप समझा के आ सकते हैं। ठीक है, अपने आप इसको समझा के आ सकते हैं। दूसरा इसको समझाने का क्या तरीका है, इसमें हीट दी जा रही है तो ये एंडोथर्मिक है, इसमें से हीट रिलीज हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक है, तो भी ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। तो आप किसी भी सिनेरियो में आपको जो भी बेटर लग रहा है आप उसको जस्टिफाई करके आ सकते हैं कि हाँ इस तरीके से ये एक दूसरे से अपोजिट है। एक तो इसमें डिकम्पोजिशन है, दूसरी इसमें कॉम्बिनेशन है, एक इसमें एंडोथर्मिक है, दूसरी इसमें एक्सोथर्मिक है। डेफिनेटली दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इस तरीके से आपको एग्जाम में समझा के आना है अपनी बात को। हिंदी में इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो, मिक्सअप करके लिखो, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, आपको किसी भी हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार आप पढ़िए कि कॉपर सल्फेट में आयरन की नेल रखी हुई है, पैरासल्फेट बन गया है कॉपर। तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है पहले भी। और ये क्या कह रहे हैं कि कोई और मेटल्स बताइए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप जिंक, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आप कहोगे कि मैम यही क्यों यूज कर सकते हैं, तो देखिए एक रिएक्टिविटीज की वीडियो बनाई हुई है एग्जाम वीडियोज में मैंने। रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी चीजें कॉपर से ऊपर है, कॉपर से जो ऊपर लिखी हुई है, ये सब कॉपर से ऊपर आती हैं, ये सब कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है, तो इन सबको हम यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में। जो चीजें कॉपर के नीचे होंगी, लाइक सिल्वर होता है, ठीक है, और भी चीजें हैं जो सिल्वर जो कॉपर से नीचे होंगी वो रिएक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि वो जो कम रिएक्टिव चीजें होती हैं वो कॉपर को उसमें से डिस्प्लेस नहीं कर सकती कॉपर सल्फेट में से। ये रिएक्टिविटी सीरीज में आप समझेंगे। मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, फेरस वगैरह जो है, आयरन, ये जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा सकती हैं, तो रिएक्शन पॉसिबल है। बट जो नीचे वाली चीजें हैं ये कॉपर से कम रिएक्टिव हैं, और जब कम रिएक्टिव है तो ये कॉपर को हटा ही नहीं सकती। जब हटा नहीं सकती है तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। असर्शन तो ये है कि क्विकलाइम अभी बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्विकलाइम CaO की वाटर के साथ रिएक्शन अब तक तो बिल्कुल याद हो गया होगा। इस ऐसे क्वेश्चन मैंने बार बार डाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको साथ में रट जाएंगे, दो दो तीन तीन बार आ रखे हैं। तो सिंपल सी बात है कि हाँ ये सच बात है, ये एक्सोथर्मिक तो है, तो असर्शन तो ठीक है। अब दूसरी बात इन्होंने रीजन क्या दिया हुआ है, क्विकलाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। ये भी बात सही है, क्विकलाइम जो है वाटर से विगरसली मतलब खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है और हीट निकलती है, तो दोनों बात ठीक है। आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। जब कॉपर को एयर में, ओपन एयर में यानी कि ह्यूमिडिटी में, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर मिले और थोड़ी सी एयर मिले, तो कॉपर के बर्तन के ऊपर, जो कॉपर के लोटे होते हैं या जग होता है, ठीक है, उसके ऊपर या कोई भी चम्मच थाली होगी उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर लग जाती है, ग्रीन कलर की लेयर लग जाती है, और ये रिएक्शन होती है उस टाइम। और पूछते हैं कि वो ग्रीन कलर की लेयर कौन सी होती है, तो वो कॉपर कार्बोनेट की होती है। याद रखेंगे, कॉपर कार्बोनेट की होती है ग्रीन कलर की लेयर। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन कलर की लेयर कॉपर कार्बोनेट
बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना, इक्वेशन को लर्न कर लेना है अच्छे से। कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर और ऑक्सीजन, सब चीजें मिलके कॉपर को कोरोड कर देती हैं या कॉपर का कोरोजन कर लेती हैं, उसकी शाइन खत्म हो जाती है और ग्रीन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि अगर सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को, दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे, दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे, दोनों को इनको अगर आपस में रिएक्ट कराया जाए तो बेरियम सल्फेट बनता है और NaCl बन जाता है। ठीक है, अब इन्होंने इस बारे में क्या बोला है, तो कि ये इन बातों में से बताइए क्या क्या बातें ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, कि एटम्स का एक्सचेंज हो रहा है। कभी भी ध्यान रखेंगे एटम्स का एक्सचेंज नहीं होता, आयंस का एक्सचेंज होता है। अब आप कहोगे कि मैम एटम्स में और आयंस में डिफरेंस क्या है, अगर हम कहेंगे सिंपल तो ये हो गया एटम, लेकिन जब ये किसी कंपाउंड को बनाता है, किसी दूसरे चीज के साथ अटैच होता है, तो उस वक्त ये आयन होता है, उस वक्त ये क्या होता है बच्चों, आयन। तो आयन का एक्सचेंज होता है, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, सही बात है। इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है ये प्रेसिपिटेट, तो इनसोल्यूबल सॉल्ट बन रहा है। तो ये तीनों बी सी एंड डी, तीनों चीजें जो है आपकी वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाता है बच्चों, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब ब्लू कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, जब उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड पास होती है तो कॉपर सल्फाइड बन जाता है बच्चों। ठीक है, ब्लैक कलर का, इसको ध्यान रखेंगे, कॉपर सल्फाइड जो है ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ब्लैक से ही मार्क कर देती हूँ, ब्लैक कलर का कॉपर सल्फाइड बन जाता है और H2SO4 बन जाता है। तो इसमें पूछा है कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है, आप बताइए। कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, जहां पर दो कंपाउंड आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जहां दो कंपाउंड्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होती है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। और दूसरी बात इन्होंने बोला है मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप इस बात को पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो मीथेन बर्निंग होता है नेचुरल गैस का, वो ध्यान रखिए वो एंडोथर्मिक नहीं होगा, वो एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर ए तो गलत है, रीजन सही है। ठीक है, कि आर यहाँ पर करेक्ट है, मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बात यहाँ पर सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यहाँ पर ये नहीं होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड ऑल, जब ए गलत ही है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकता। तो ए फॉल्स है और आर जो है यहाँ पर ट्रू है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस गिवन बिलो आर करेक्ट, ये जो रिएक्शन है इसमें से चारों में से कौन सी जो है सही बात है। तो अब इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेंगे। ये कह रहे हैं HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, तो देखिए कोई भी इसमें से क्वेश्चन आएगा ये ही दो आंसर होंगे, इनमें से कभी भी कोई आंसर नहीं होता, पहली बात आप ध्यान रखना। अब HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये सच बात है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता उसी के पास तो जाके लगेगा। ठीक है, उसी के पास जाके लगेगा। तो HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में, ये बात बिल्कुल सही है। आपको ये ध्यान रखना है, एक का होता है इसमें से रिडक्शन और एक का होता है ऑक्सीडेशन, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसी का तो ऑक्सीडेशन होगा रिएक्शन होने के बाद। तो HCl का हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये सही बात है। Mn2 इज रिड्यूस, ये सही बात है कि ये MnO2 जो है ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसके पास से ऑक्सीजन हट रही है, इसके पास से ऑक्सीजन हट रही है। नेक्स्ट, MnCl2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी बात करी थी इसमें से कुछ भी हो वो तो आंसर होना ही नहीं है, उसको तो पहले ही आप कट कर देना। HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, नहीं, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो ऑक्सीडाइज एजेंट का काम नहीं करता है, वो ध्यान रख लीजिए। जो ऑक्सीजन दे रहा है किसी को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे कोई एजेंट आता है हमारे घर में, कोई चीज हमें देगा तो वो ही तो उस चीज का एजेंट होगा। तो जो इसको ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों मैंने एक क्वेश्चन अलग से अपनी तरफ से मेंशन कर दिया था, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। यहाँ पर कोई है नहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मैं आपको बता देती हूँ। फेरस सल्फेट का जब डीकम्पोजिशन होता है हीट की प्रेजेंस में,
फेरस सल्फेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए मैं यहाँ पर करा रही हूँ। फेरस सल्फेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और दो गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एसिड रेन लाने का काम करती है, मतलब एसिड रेन लाने में सहायक होती है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए एसिड रेन से रिलेटेड तो गैस तो होगी सल्फर डाइऑक्साइड, और रिएक्शन आपको ये वाली लर्न करके पेपर में लिख के आ जाना है। ठीक है कि भाई जब फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हुआ तो दो गैस निकली, एक सल्फर डाइऑक्साइड एक ट्राइऑक्साइड, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिड रेन का काम करती है, एसिड रेन को में मतलब एक कंपोनेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन में एक एक्टिविटी दी हुई है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो लगा देंगे। मैं आपको समझा देती हूँ रिएक्शन। यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या पास कराया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया गया। तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन जो है वो मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की। ये बात याद रखिए, सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अब जब इस सॉल्यूशन में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते ही रहते हैं, मान लीजिए ये मिल्की चेंज हो गया। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन मान लीजिए मिल्की चेंज हो गया। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद ना ये मिल्कीनेस खत्म हो जाती है, थोड़ी देर के लिए बाद ये मिल्कीनेस खत्म हो जाती है ज्यादा। पेपर में आएगा क्वेश्चन कि क्या होगा जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाएगी, तो ये मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी और नया कंपाउंड बन जाएगा। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर अगर लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाए तो क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाए, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाए तो वो कलरलेस हो जाएगा, मिल्कीनेस उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मिल्कीनेस उसकी खत्म हो जाएगी। तो इनमें से आप देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन है उसको आप एग्जाम में टिक करके आएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको लेड नाइट्रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, लेड नाइट्रेट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट को जब हीट कराया गया, ठीक है, ये एक्टिविटीज में भी है और ये इस तरीके से बन के भी आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है लेड नाइट्रेट का और ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ये ध्यान रखना है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये इसकी ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। तो फर्स्ट आंसर इसका सही होगा कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स निकल रही है, इसको आप याद रखना। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन तो हो रहा है बट ब्राउन फ्यूम्स लेड ऑक्साइड की नहीं है, तो ये रॉन्ग है। लेड नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, कंबस्चन हो रहा है। ठीक है, उसका हीट हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, कंबस्चन भी कह सकते हैं या उसका डीकम्पोजिशन हो रहा है। फिर यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। तो फर्स्ट वाली बिल्कुल सही बात है, डीकम्पोजिशन भी हो रहा है लेड नाइट्रेट का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स भी निकल रही है। तो ये आज आपकी वीडियो यहाँ पर खत्म हो गई है। आपको मैंने जितने भी PYQs थे मैक्सिमम और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो सिंपल डेफिनेशंस है, वो आप अपनी वीडियोस में से या चैप्टर में से या टीचर के नोट्स में से करके जाएंगे। बच्चों इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, फिर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इतना बनता है कि आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जिससे कि आपको आगे भी इसी तरीके की हेल्प में प्रोवाइड कर सकूं। सेकेंडली वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि सबकी हेल्प हो सके। शेयरिंग से, लाइक से, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा तो और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक कमेंट जरूर करके जाना है, शेयर
करिए। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो मिल गई है, आपको बहुत अच्छे कुछ मटेरियल मिल गया तो आप जितना शेयर करेंगे, देखिए बोर्ड में कोई कंपटीशन ऐसा नहीं होता कि मेरे आ गए उसके ना आए, मैं कामयाब हो जाऊंगा। जितने बच्चों के जितने अच्छे मार्क्स आ जाएं, आगे आगे सबकी फील्ड्स अलग हो जानी है, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, सबकी हेल्प कीजिए, आपकी भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, लाइक कमेंट के लिए और शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच।